हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर सिस्टम पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्रैश कोर्स का एक और शानदार जबरदस्त वन शॉट वीडियो। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री यानी इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को कवर करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद को एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझना कि राष्ट्रवाद क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पहुंचा और ये कहां से इसकी शुरुआत हुई, फ्रांस की क्रांति का कितना योगदान है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, 1830 की क्रांति क्या थी, 1848 की क्रांति क्या थी, नेपोलियन बोनापार्ट क्या कौन था, क्या था उसका योगदान क्या था, सारा कुछ एकदम डिटेल से बताऊंगा, वो भी सबसे सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इसलिए बिना किसी देरी का करके इस चैप्टर को ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूरोप का, यूरोप में राष्ट्रवाद में सबसे पहले समझते हैं यूरोप क्या है। आपको पता है दुनिया में 7 महाद्वीप है, 7 कंटिनेंट्स है, महादेश के नाम से जिसे जानते हैं। उसमें से एक यूरोप भी कंटिनेंट है जो बहुत ही क्रांतिकारी कंटिनेंट महाद्वीप कहा जाता है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े देश आते हैं जिसमें फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, रूस है, प्रसा है, बहुत सारे देश जो है इस यूरोप में आते हैं। तो इस यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पहुंचा, क्या था यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रवाद शब्द पे। राष्ट्रवाद जिसे इंग्लिश में हम नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेशनलिज्म कहा जाता है। अब राष्ट्रवाद क्या होता है, ये शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब देश, और देश के लिए जो प्रेम होता है, देश के लिए जो देशभक्ति है, प्रेम है, उसे ही हम राष्ट्रवाद को कहते हैं। एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी भावना है जिसमें हम देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति एकता को की भावना रखते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना होती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें हम अपने देश के सांस्कृतिक, भौगोलिक, ज्योग्राफिकली और सांस्कृतिक सभी भावनाओं को, प्रेम को, एकता की भावना रखते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद के बाद एक और शब्द आता है उदारवाद। इसी से मिलता जुलता शब्द है उदारवाद। उदारवाद क्या होता है, उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उदारवाद जो है राष्ट्रवाद से बहुत अलग नहीं है, एकदम सिमिलर भी नहीं है, बहुत अलग भी नहीं है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद वाली भावना जो है उदारवाद में दिखती है, क्योंकि उदारवाद जो है हमें लोकतंत्र की तरफ लेकर चलता है। किस तरफ लेकर चलता है, लोकतंत्र की तरफ। इसमें लोकतंत्र, गणतंत्र, इसका बात होता है, जनता को समान अधिकार दिया जाता है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी जनता को समान माना जाता है, सभी लोग को एक तरीके का अधिकार दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उदारवाद विचारधारा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रवाद की भावना जो है, राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में कैसे पहुंची, तो इसका बीजारोपण जो है यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, बहुत पहले समय से हुआ था। लेकिन मेन जो समय है, लेकिन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुए। ये कब जो है पूरे यूरोप के जितने भी अन्य देश है तब वहां भावना कब पहुंचा, राष्ट्रवाद की भावना कब पहुंचा, वो समय था 1789। 1789 आपने पिछले नाइन्थ क्लास में आप पढ़े होंगे कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ये फ्रांस की क्रांति जो है बहुत बड़ा समय है, इतिहास में बहुत बड़ा दिन माना जाता है कि ये क्रांति जो है इससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो प्रभावित हुई, फैली, राष्ट्रवाद की भावना हर देश तक पहुंची। तो ये 1789 क्रांति को भी थोड़े से समझेंगे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, नेपोलियन के आक्रमणों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पे इस आदमी को, इस शख्स को भी समझते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण और राष्ट्रवाद की भावना को फ्रांस से निकालकर अन्य यूरोप देशों में, फ्रांस से लेते हुए अन्य यूरोप देशों में पहुंचाने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे समझते हैं कि ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था, फ्रांस का था। ठीक है, कहाँ का था, फ्रांस का था। और इसका जन्म कब हुआ, अगर हम जन्म की बात करा जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ, डेट ऑफ बर्थ की बात करा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ। 1769 ईस्वी को फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। ठीक है।
नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अपना शुरुआत जो करता है एक बहुत ही क्रांतिकारी संघर्ष वाला युवा होता है, और ये अपनी शुरुआत जो करती है फ्रांस में एक सेनापति के पद से शुरुआत करती है। फ्रांस का ये सेनापति बनता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, फ्रांस को प्रगति की ओर ले जाता है। एक चीज आपको याद रखना कि जब ये फ्रांस का सेनापति था, उस समय फ्रांस का जो शासक था वो था लुई सोलमा। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई सोलमा था। कौन था? लुई सोलमा। लुई सोलमा के बारे में एक और बात समझना है कि लुई सोलमा कैसा शासक था। ये एक निरंकुश शासक था। कैसा था? एक निरंकुश शासक था। निरंकुश किसको कहते हैं? निरंकुश उसको कहते हैं जिस पर किसी का भी, सरकार का हो या किसी भी जनता का भी अंकुश नहीं होता, एकदम निरंकुश होता था। निरंकुश शासक था, एक क्रूर शासक था। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही खराब शासक था। लुई सोलमा क्या था? बहुत ही खराब शासक था। एक राजतांत्रिक व्यवस्था को अपनाता था। राजतंत्र उस समय फ्रांस में चल रही थी लुई सोलमा के समय। उस समय सेनापति था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है सेनापति में बहुत अच्छे अच्छे काम करते। फिर ये जो है वो राजा बनना चाहते। क्या बनना चाहते? राजा बनना चाहते। और इनका जो राजनीति में जो प्रवेश होता है, फ्रांस की राजनीति में जो प्रवेश होता है वो 1789 ईस्वी में होता है। 1789 ईस्वी यही वो साल था जिस समय फ्रांस में की राजनीति में इसका प्रवेश हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस की राजनीति में प्रवेश हुआ। फ्रांस की राजनीति में किसका प्रवेश हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का। इसके बाद ये क्या हुआ? इसके बाद 18 मई 1804, ये डेट आपको याद रखना। 18 मई 1804 इस दिन ये जो है वो फ्रांस का सम्राट बन गए। क्या बन गए? फ्रांस का राजा बने, फ्रांस का सम्राट बन गए। ठीक है, और फ्रांस की व्यवस्था को बदलने में लग गए। फ्रांस की जो निरंकुश व्यवस्था था, निरंकुशवाद व्यवस्था था, राजतांत्रिक व्यवस्था था, उनको ये बदलने में लग गए। ये लुई सोलमा के तरह राजा नहीं था, ये लुई सोलमा से बिल्कुल अलग राजा था। ये जनता के बारे में सोचता था, ये गणतंत्र की ओर जाता था। गणतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था सिंपल शब्दों में कह सकते, उस व्यवस्था को फॉलो करता था। देश को प्रगति में ले गया, राष्ट्रवाद की भावना थी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। तो इनका जो शासन करने का तरीका है वो अलग था, लुई सोलमा से बहुत अलग था। तो इनको बहुत प्रसिद्धि मिलते गए, पूरे यूरोप में प्रसिद्ध होते गए। यूरोप से सटे यानी फ्रांस से सटे जितने भी अन्य देश थे, वहां तक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में लोगों को खबर पहुंची। लोग इससे प्रभावित हुए कि नेपोलियन बोनापार्ट के शासन करने के तरीके से प्रभावित हुए। फिर इन्होंने बहुत सारे देशों में अपना योगदान दिया। इन्होंने 1804 में जब शासन करा, फ्रांस में सम्राट बने, बहुत अच्छे अच्छे काम करे। नेपोलियन कोड बनाए, इस जो संहिता के नाम से जानते हैं, नेपोलियन संहिता के नाम से। इनके बारे में बेसिक कितनी बातें आपको याद रखना है। आगे और भी देखेंगे कि इनका इटली में क्या योगदान रहा, जर्मनी में क्या योगदान रहा। इसके बाद एक और है, वो है मेटरनिक। इसको भी याद रखना है, मेटरनिक को, ड्यूक मेटरनिक को, जो नेपोलियन से बिल्कुल अलग था। ये मेटरनिक कौन है? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक, इस अंकल को याद रखना, बहुत काम के अंकल है। ये बहुत बड़े बड़े कथन भी देते हैं। इनका एक कथन जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो बहुत प्रसिद्ध कथन है, स्टेटमेंट है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है, पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है। ये इसी का स्टेटमेंट है, ड्यूक मेटरनिक का। मेटरनिक जो है 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने करा था। इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था जिसे हम वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वियना सम्मेलन। वियना एक जगह है जो कि ऑस्ट्रिया में, वियना कहाँ की जगह? ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना क्या है? अगर वियना की बात करा जाए, वियना एक जगह है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। और ड्यूक मेटरनिक यानी मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर है। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है। यह 1815 में एक बैठक बुलाता है जिसका नाम था वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। वहां बहुत सारे देश को बुलाया जो फ्रांस के खिलाफ थे, जो फ्रांस के विरुद्ध थे, जो फ्रांस की विचारधारा को अपनी विचारधारा नहीं मानते थे, उस सभी देशों को एक साथ करा। उसमें कौन कौन देश थे वो नाम याद रखना। इसमें ब्रिटेन शामिल है, रूस, फ्रांसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। और इनका मेन जो उद्देश्य था वो था कि जो नेपोलियन के युद्ध लड़ते थे बहुत, और उनके वजह से जो शांति व्यवस्था, जो संतुलन जो था वो बिगड़ गया था, उसको फिर से रिटर्न लाना। ये इन लोगों का यानी वियना में जो वियना कांग्रेस में, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, वियना कांग्रेस में जो देश सम्मिलित थे यानी कौन? ब्रिटेन है, रूस है, प्रसा है और ऑस्ट्रिया जैसे देश है। इस सभी का उद्देश्य जो था वो था कि जो नेपोलियन ने युद्ध कर जो युद्ध शांति है उसको, संतुलन को बिगाड़ दिया, उसको फिर से वापस जो है वो स्थापित करा जाए। और एक और इसका जो उद्देश्य है, जो हिडन उद्देश्य है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि ये जो है वो राजतंत्र की पुनर्स्थापना चाहता था। ये क्या चाहता था कि फिर से राजतंत्र आ जाए। मेटरनिक जो चाहता था वो राजतंत्र को, राजशाही को फिर से लाना चाहता था, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने खत्म कर दिया था। जो गणतंत्र की तरफ वो आ चुके थे, गणतंत्र कर दिया था, ये भावना को पूरे देश में फैला दिया, अन्य देशों में फैला दिया, उसको ये खत्म करना चाहता था और फिर से राजशाही लाना चाहता था। ये भी एक उद्देश्य आप याद रखना, ठीक है। और 1815 से लेकर 1848 तक के समय को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस समय मेटरनिक का काफी प्रभाव था, इसलिए इसको मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। 1815 से लेकर 1848 के दौर को, युग को मेटरनिक युग कहा जाता है, ठीक है। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत होगी। ये जो वियना सम्मेलन हुआ था, इसमें एक तरफ फ्रांस था और उसके विरोध में जो देश थे उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, ये सब देश थे। और इस सब की जो लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ, अंत में जो है नेपोलियन को हारना पड़ा, नेपोलियन हार गया, नेपोलियन का फिर अंत हुआ। और इसके बाद जो समय शुरू हुआ वो मेटरनिक युग शुरू हुआ, यानी मेटरनिक का दौर शुरू हुआ, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था और ये राजतंत्र व्यवस्था को मानता था, राजतंत्र चाहता था। ये लोकतंत्र की तरफ नहीं था, गणतंत्र की तरफ नहीं था, नेपोलियन बोनापार्ट की विचारधारा के विरुद्ध था ये, ठीक है। इसके बाद फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पहले की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था। इसका एक और मकसद था वियना में कि जो वुर्बो राजवंश, जो जिस राजवंश का लुई 16वां था, जो पहले से शासन करते हुए आ रहा था, उसको फिर से स्थापित करा जाए, फिर से फ्रांस में वुर्बो राजवंश का शासन हो। और इन्होंने कुछ स्टेप भी करे, वो देखते ध्यान से। इसमें सबसे पहला क्रांति जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। ये क्रांति क्या थी? जुलाई 1830 की क्रांति। इस क्रांति को ध्यान से समझना। ये आदमी को अभी याद रखना, चार्ल्स दशम। ये चार्ल्स दशम कौन था? वहां का राजा था चार्ल्स दशम। एक निरंकुश, लुई 16वां की तरह एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। ये फ्रांस का राजा जब बना चार्ल्स दशम, तो इन्होंने जो फ्रांस में राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रवाद की भावना और जो लोकतांत्रिक भावना था, जनतांत्रिक भावना था, इसको दबाने का प्रयास करता है और उसमें एक स्टेप भी उठाता है। इसके द्वारा जो है प्रतिक्रियावादी, एक प्रतिक्रियावादी जिसका नाम था पॉलिग्नेक, जिसका नाम क्या था? पॉलिग्नेक, इसको जो है वो प्रधानमंत्री बना देता है। इसको क्या करता? प्रधानमंत्री। चार्ल्स दशम ये भी एक निरंकुश शासक था और इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया था? पॉलिग्नेक को, जो सेम इसके तरह था, ऑलमोस्ट कह सकते हैं इसका चेला था, समझे? उसको जो है वो प्रधानमंत्री बनाता है। पॉलिग्नेक ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना करी। इन्होंने सिस्टम को बदलना शुरू करा। जो समान नागरिक संहिता थे, जिसमें सभी नागरिक को समान अधिकार मिले थे, उस सिस्टम को बदल के एक शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना करी। और इस कदम को उदारवादियों ने, जो उदारवादी भावना के थे, जो लोकतंत्र चाहते थे, गणतंत्र चाहते थे, उदारवादियों ने इसको चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। और ये जो स्टेप था, ये जो कदम था पॉलिग्नेक का, इस कदम को जो वहां के फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के उदारवादी थे, उन्होंने इसको एक चुनौती की तरह लिया और क्रांति के खिलाफ, फ्रांस की क्रांति के खिलाफ एक षड्यंत्र समझा कि एक षड्यंत्र रची जा रही है। प्रतिनिधि सदन ने पॉलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट करा। इसके प्रति जो है वो सदन के भी जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी एक गहरा असंतोष जो है वो जाहिर करा, ठीक है। इसके बाद चार्ल्स दशम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई, ये जो विरोध होने लगा, जो पॉलिग्नेक के खिलाफ विरोध होने लगा, इसके प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास करा। ये 25 जुलाई 1830, ये डेट याद रखना। इस डेट को चार्ल्स दशम ने 4 अध्यादेश, 4 ऐसे नियम लाए जिससे जो है उदारवादियों का गला घोटा गया, उदारवादियों को दबा दिया गया, ठीक है। अब ये जो अध्यादेश लाना था, इसके 3 दिन बाद ही इस अध्यादेशों के विरोध में 28 जुलाई 1830 ईस्वी को, 28 जुलाई 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध किसको कहते हैं? सिविल वार, यानी देश के अंदर लड़ाई शुरू हो गया, ठीक है। और इसे ही हम जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति क्या था? सिंपल शब्दों में समझना कि जो फ्रांस का राजा था चार्ल्स दशम, एक निरंकुश राजा था, प्रतिक्रियावादी था। इन्होंने पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना दिया था। पॉलिग्नेक जो पहले से सिस्टम चलते आ रही थी, समान नागरिक संहिता, उस सिस्टम को बदल दिया। उससे जो था, जितने भी उदारवादी थे वो नाखुश थे, वो इसको एक षड्यंत्र के तरह समझते हैं। प्रतिनिधि सदन भी जो है वो भी इससे असंतोष जाहिर करते हैं। इसके बाद ये 25 जुलाई 1830 को चार्ल्स दशम ने क्या करता? 4 अध्यादेश बनाते हैं जिससे उदारवादियों को दबा दिया जाता है। इसी के विरुद्ध में
28 जुलाई 1830 को पूरे देश में गृह युद्ध हो जाता है। इसे ही हम जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इस 1830 की जो जुलाई की क्रांति है, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला। जो बुर्बो वंश, जिसे ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक जो है वो लाना चाहता था, फिर से निरंकुश शासन लाना चाहता था, जो बहुत समय से चलते आ रहा था, जिसका लुई 16वां भी शासक था बुर्बो वंश। इसको फाइनली 1830 में जाकर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसी जुलाई क्रांति के बाद बुर्बो वंश को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद एक और क्रांति आती है, वो है 1848 ईस्वी की क्रांति। ये भी फ्रांस में ही हुई। 1848 ईस्वी की क्रांति भी फ्रांस में। फ्रांस की दो क्रांति आपको समझनी है। 1830 की क्रांति, जिसके बाद बुर्बो वंश को समाप्त कर दिया गया। फिर 1848 की क्रांति आती है। इस समय जो वहां का राजा था वो लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। ये उदारवादी शासक था, जैसा जनता था, जनता जो उदारवादी था, लोकतंत्र की तरफ, गणतंत्र की तरफ था, उसी तरफ का ये शासक था। लेकिन ये बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब लालची टाइप आदमी था। ये बहुत ही लालची टाइप आदमी था, अपने बारे में सोचता था, सेल्फिश था, सेल्फिश। ठीक है, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सर्वनिम्न मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गिंजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जो ये लुई फिलिप था, इसके जितने भी विरोधी था, इस विरोधियों को खुश करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक मध्यम वर्गीय नीति, सर्वनिम्न मध्यम वर्गीय नीति लाया और नीति का अवलंबन कर दिया। अवलंबन करके क्या किया, 1840 में गिंजो को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, जो एक अलग विचारधारा का था, प्रतिक्रियावादी था, उदारवादी नहीं था। उसको जो है वो प्रधानमंत्री बना देता है, सिर्फ इस पर कि इसके विरोधी जो है वो खुश हो जाए। विरोधियों को खुश करने के लिए गिंजो को ये प्रधानमंत्री बना देता है। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में कोई रुचि नहीं था, जो अल्पमत में भी था। ये क्या करता था, अपने जो शासन व्यवस्था है इसमें अमीरों को योगदान देता, अमीरों को साथ रखता था, पूंजीपति को, जिसको न इस शासन में, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी संख्या भी अल्पमत है, बहुत कम संख्या है, उस पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखता था। और जनता का कोई ध्यान नहीं रखता था, जनता को कोई परवाह नहीं है, इसको कोई जनता से लेना देना नहीं है, पूंजीपति वर्ग को अपने साथ लेता था। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसके शासन काल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगे, जिसके कारण 1848 की क्रांति हुई। ये जो लुई फिलिप था, इसके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि ये देश में सुधार करे, व्यवस्था में सुधार करे, कोई काम नहीं करता था। इसी के शासन काल में फ्रांस में सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी उत्पन्न हो गए, जिसके कारण इसी भूखमरी और बेरोजगारी और इसका जो शासन व्यवस्था था, इसके विरुद्ध जो है 1848 में पूरे देश में क्रांति हो गई। ठीक है, इसे ही 1848 की क्रांति के नाम से समझते हैं। 1848 की क्रांति समझना है तो फ्रांस का एक उदारवादी शासक था, जिसका नाम था लुई फिलिप। उदारवादी तो था, लेकिन महत्वाकांक्षी था, अपने लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो ये अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक कट्टर प्रतिक्रियावादी गिंजो को प्रधानमंत्री बना देता है। उसके बाद ये जो है अपनी शासन व्यवस्था में जो पूंजीपति वर्ग को रखता था, जिसको राजनीति में, जिसको शासन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं था, अल्पमत भी था, उसको अपने साथ में रखता था। इसका जो है फ्रांस में कोई सुधार करने का कोई प्लानिंग नहीं था, कोई कार्य करने का कोई प्लानिंग नहीं था। और इसके शासन काल में जो है भूखमरी, बेरोजगारी एकदम अपने चरम पे थी। इसी वजह से फ्रांस में 1848 ईस्वी को क्रांति करी जाती है, जिसे हम फ्रांस की 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, जिससे आपके सवाल, सबसे ज्यादा प्रश्न जो है इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे, वो है इटली का एकीकरण। क्या है? इटली का एकीकरण, यानी इटली को एकीकृत करा जाता है। आपने सुना होगा, पहले इटली के एकीकरण से पहले इटली जो है वो छोटे छोटे राज्यों में एकीकृत नहीं था, बहुत अलग अलग। जैसे आप इटली को एकीकरण से पहले देख सकते हैं, इटली में सार्डिनिया यहाँ है, इटली के अन्य इलाके जो है वो एकीकृत नहीं है। तो एकीकृत कैसे करा गया, एकीकरण कैसे हुआ, ये समझते हैं। इटली के एकीकरण को इतालवी भाषा में इल रिसोर्जिमेंटो के नाम से जानते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एकीकरण कब हुआ? 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ, जिसने इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इतालवी राष्ट्र बना दिया, जिसे इटली एकीकरण कहा गया। एक 19वीं सदी में क्या हुआ, इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ, जिसने इटली जो बटे हुए थे, जो प्रायद्वीप में बटे हुए थे, सबको एकीकृत करके एक इतालवी राष्ट्र बना दिया। इतालवी इटली की भाषा है, इसे ही हम इटली का एकीकरण कहते। कैसे हुआ इटली का एकीकरण?
इटली का एकीकरण जो है वो 1815 में प्रारंभ हुआ। 1815 जब इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज्य के अंत पर होने वाली वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ। जब वेना सम्मेलन हुआ था 1815 में, जब नेपोलियन का अंत हो गया था, उसके बाद जो है इटली में एकीकरण की शुरुआत होती है। और 1870 में जाके राजा विक्टर एमेनुएल, राजा जो था इटली का विक्टर एमेनुएल की सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा होने तक ये चला। अंत जो इसका एकीकरण फाइनल कब हुआ इटली का एकीकरण? शुरुआत वियना सम्मेलन के बाद 1815 में इसकी शुरुआत हुई। और 1870 जब रोम पर कब्जा कर लिया, लास्ट में रोम जो इटली की राजधानी उस पर कब्जा होने के बाद विक्टर एमेनुएल के द्वारा रोम पर कब्जा करने के बाद इस एकीकरण को फाइनल करा गया। फाइनल एकीकरण कब हुआ? 1870 में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो था ऑस्ट्रिया था। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ऑस्ट्रिया जो था इटली का सबसे बड़ा बाधक था, जो इटली को एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। अब काउंट काबूर जो है इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या तक बना दिया। इसमें बहुत बड़े लोगों का योगदान है। उसमें एक योगदान है काउंट काबूर का, जो इटली का प्रधानमंत्री था। इन्होंने इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ले गया। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार जो है वो गैरीबाल्टी को कहा जाता है। और मेजनी जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी, इसको इटली का मसीहा कहा जाता है। काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था और गैरीबाल्टी को तलवार के नाम से जाना जाता है कि इटली का तलवार था। तीन बड़े आदमी का योगदान, इसमें साइड रोल जो है विक्टर एमेनुएल का भी है, लेकिन तीन प्रमुख है जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी। ठीक, अब जो है जोसेफ मेजनी जो है इन्होंने सबसे पहले जो है एकीकरण की भावना को, राष्ट्रवाद की भावना को जाहिर करा। और इन्होंने सबसे पहला कदम उठाया था, यंग इटली की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने करी थी। गैरीबाल्टी ने भी अपना एक संगठन बनाया था जिसे लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। ये सेना का संगठन था। इटली के एकीकरण की शुरुआत जो है वो लोम्बार्डी और सार्डिनिया के राज्यों के मिलने से हुई। किसकी एकीकरण की शुरुआत कब होती है? जब सार्डिनिया और लोम्बार्डी जो है ये एक साथ आ जाता है, तब इसकी शुरुआत मानी जाती है एकीकरण की। इटली का जन्म कब कहा जाता है? इटली का जन्म जो है वो 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी 1871 में घोषित करा गया था और इसी समय इटली का एकीकरण जो है वो पूर्ण हो गया था। इटली का एकीकरण कब हुआ, ये सवाल आपसे पूछा जाए तो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया, जो इटली का प्रधानमंत्री था। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। मैंने बताया कि नेपोलियन वो आदमी है, नेपोलियन बोनापार्ट वो व्यक्ति है जो अन्य कई देशों में अपना प्रभाव जो है वो प्रभाव छोड़ चुका है। इसी के द्वारा जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है वो इटली तक भी पहुंचा। तो इटली में जो एकता आई, एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। विक्टर एमेनुएल सार्डिनिया का राजा था, शासक था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। 19वीं सदी से पहले इटली में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। ठीक है, इसके बाद इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है, जिसे हम इटली के एकीकरण का मसीहा के नाम से भी जानते हैं। इसे ही जनक और जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी इटली को एकीकरण करने का। इटली यानी मेजनी के जन्म के बारे में बात करा जाए, मेजनी के बारे में कि मेजनी कौन है, तो इसका जन्म जो है वो जेनेवा में हुआ। कहाँ हुआ? आपको प्लेस याद रखना है कि इटली के जो एकीकरण का मसीहा है जिसका नाम है जोसेफ मेजनी, इसका जन्म जेनेवा में हुआ। ये कौन थे, क्या थे? मेजनी जो है एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। क्या था? एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक सेनापति भी था, साथ ही एक साहित्यकार भी था। लेकिन मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ तक सबसे महत्वपूर्ण भी कह सकते कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान है? मेजनी का योगदान है। इन्होंने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन करा था और 1831 में यंग इटली, ये दो संगठन बनाया जो इटली के एकीकरण में मील का पत्थर साबित हुआ, बहुत बड़ा योगदान दिया। मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनेरी संगठन से था। मेजनी जो है वो किस संगठन से थे? कार्बोनेरी संगठन से थे, जो छापा हुआ मारते थे और एक गुप्त दल था, सीक्रेट दल था। इटली में सार्डिनिया पीडमोंट का नया शासक विक्टर एमेनुएल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया। जब इटली में विक्टर एमेनुएल जो सार्डिनिया का राजा बना तो उन्होंने काउंट काबूर को जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब समझते कि काउंट काबूर कौन है। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। ये कोई क्रांतिकारी नहीं था, एक कूटनीतिक है
और एक राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था और इन्होंने ऑस्ट्रिया को हटाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। काउंट काबूल पीडमाउंट के शासक विक्टर एमैनुअल द्वितीय का प्रमुख मंत्री भी था। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही डेमोक्रेट था, वह एक अच्छा कूटनीतिक था, क्रांतिकारी सब नहीं था। वह इतालवी वर्ग के अशिक्षित और अमीर वर्ग की तरह बेहतर फ्रेंच बोलता था। इसकी एक और खासियत है कि जो इतालवी यानी इटली के जो वर्ग के लोग होते थे, जो अशिक्षित लोग होते थे और जितने भी अमीर लोग होते थे, जिस प्रकार फ्रेंच बोलते थे सेम उसी प्रकार से ये जो है फ्रेंच अच्छे से बोलता था। उसने इटली में विभिन्न क्षेत्रों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। उसने सार्डिनिया पीडमोंट की फ्रांस से संधि कराई, जिससे 1859 में सार्डिनिया पीडमोंट ऑस्ट्रिया वाले को हराने में कामयाब हुई। यही वो आदमी का योगदान है जिन्होंने सार्डिनिया पीडमोंट का फ्रांस के साथ संधि कराया और फ्रांस जो है वो सार्डिनिया पीडमोंट का हेल्प करता है, मदद करता है, ताकि जाके वो 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा देता है। जो ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था इटली के एकीकरण में, उसे 1859 में हराया जाता है, फ्रांस की मदद ली जाती है और इस सब का नेतृत्व किसने करा था? काउंट काबूल ने करा था। ठीक है, इसके बाद इटली के एकीकरण की वजह से उसने सार्डिनिया पीडमोंट के साथ लगे दक्षिण राज्य को फतह करने के लिए गैरीबाल्डी को प्रेरित किया। किसको प्रेरित करा? दक्षिणी इटली के जो दक्षिणी इलाके हैं इसका जो एकीकरण करने का काम था, इसको जो जीतने का काम था वो गैरीबाल्डी का था। अब गैरीबाल्डी कौन है वो समझते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? एक सेलर था, नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। किसके विचारों का समर्थक था? ये स्टार्टिंग में तो मेजनी का सपोर्ट करता, मेजनी के विचारों को विचारधारा से प्रभावित था, लेकिन परंतु बाद में कुछ समय बाद जो है काउंट काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। पहले ये क्रांतिकारी के विचार को मानता था, ये मेजनी क्रांतिकारी था, उसके विचारधारा को मानता था, लेकिन ये जब काउंट काबूल के संपर्क में आया तो उसकी विचारधारा को अपना लिया और एक संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। एक राजतंत्र तो संवैधानिक राजतंत्र चाहता था ये। ठीक है, इसके बाद गैरीबाल्डी ने अपनी कर्मचारियों तथा सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई और गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों को एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। यह अपनी सेना बनाई। सेना बनाने के बाद जो ये इटली के दक्षिणी साइड को पकड़ लिया, दक्षिणी इटली को एकीकरण करने का, गणतंत्र बनाने का प्रयास करता रहा। ठीक है, गैरीबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमैनुअल द्वारा दिया गया था। इसको शासक राजा भी बनने का प्रस्ताव ऑफर दिया गया था विक्टर एमैनुअल जो सार्डिनिया का राजा था उसके द्वारा, कि तुम दक्षिणी इटली का राजा बन जाओ, लेकिन इन्होंने ठुकरा देता, परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर आकर्षित हुआ। बहुत ही महान व्यक्ति था। इनको जब बादशाह बनने का, राजा बनने का ऑफर मिलता है तो इसको ठुकरा देता है, अपनी सारी संपत्ति जो है वो देश के नाम कर देता है और एक नॉर्मल सिंपल किसान की तरह अपना जीवन जो है वो व्यतीत करता है। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया था तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी भी लिखी है। इसी जो त्याग देते हैं, बलिदान देते हैं और महान कर्तव्य करते हैं, इसका भारत में भी बहुत बड़ा असर हुआ, इसका भारत में भी बहुत ज्यादा जिक्र होता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, उन्होंने गैरीबाल्डी की जीवनी भी लिखी हुई है। तो गैरीबाल्डी एक महान आदमी था जिसे इटली का तलवार भी कहते हैं। काउंट काबूल की 1862 में मृत्यु हो गई। 1871 तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूल, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। 1871 में जाके इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसमें काउंट काबूल, मेजनी जैसा क्रांतिकारी, गैरीबाल्डी जैसा महान कूटनीतिक महान आदमी और साथ ही विक्टर एमैनुअल जैसे शासक के कारण 1871 में इटली का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ। अब आते हैं, इसी समय एक और एकीकरण चल रहा था सेम टाइमिंग पे, वो था जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रियाएं चल रही थी। वहां भी राष्ट्रवाद की भावना जो है वो प्रभावित हो रही थी, राष्ट्रवाद की भावना उत्तेजित हो रही थी जर्मनी में। अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ 1871 में। आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी का तो यह स्थिति था कि जर्मनी बहुत ज्यादा टूट चुका था, 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था। उसने राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थे और हर राज्य में जो राजनीति वहां की अलग है, सामाजिक अलग है, धार्मिक विषमताएं थी, यानी सबकी जो धार्मिक है, सामाजिक है, ये सब अलग अलग विचारधाराएं थे हर 300 छोटे बड़े राज्यों में। अब इसको एकीकृत करना एक बहुत ही मतलब कठिन कार्य था,
तो कैसे ये हुआ वो समझते हैं। जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय यहाँ भी नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट काफी अहम शख्स था। जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि का, पूरी प्लानिंग का, इसका भी श्रेय जो दिया जाता है वो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशियों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखा गया है, जब 1806 ईस्वी में वो जर्मनी राज्य को जीतता है तो वहां जीतकर ये राइन राज्य संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जर्मनी में भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में किसका योगदान है? नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान है। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जोलवेरिन नामक संघ बनाया। एक संघ बनाया 1834 में जिसका नाम था जोलवेरिन, जिसका नेतृत्व किसने कर रहा था? पर्सा ने कर रहा था। ठीक है, अब इटली के एकीकरण में जिस आदमी का सबसे बड़ा योगदान है वो है ऑटोवन बिस्मार्क। बिस्मार्क को याद रखना है। बिस्मार्क जर्मन डाइट बोलते हैं, जर्मन का जो सांसद है, सांसद में पर्सा का प्रतिनिधि था। ये किसका प्रतिनिधि हुआ करता था? पर्सा का। जर्मन सांसद में, जर्मन डाइट में प्रतिनिधि के तौर पे आता था। प्रारंभ में ये हीगेल विचारधारों से प्रभावित था। हीगेल कौन है? एक बहुत ही महान दार्शनिक था, उसके विचारधारों से ये प्रभावित था, और जर्मन सांसद में अपनी सफल कूटनीतिक का लगातार परिचय देता आ रहा था। जर्मन सांसद में किसकी एक अच्छी खासी पहचान थी, एक महान और एक सफल कूटनीतिक था ये, जो किसकी विचारधारा से प्रभावित था? हीगेल की विचारधारा से प्रभावित था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में जुट गया। ठीक है, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। ये बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किन्होंने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करा। वो व्यक्ति जो था वो बिस्मार्क ही था। अब आते हैं कि यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ, यूनान में राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैली। यूनान ये भी यूरोप में आता है। यूनान जिसे हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं, ग्रीस जिसे यूनान के नाम से जाना जाता है, यूनान का अपना गौरवमयी अतीत रहा, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। यूनान जो है वो काफी प्रसिद्ध शहर है, प्रसिद्ध देश है। यूनान की जो सभ्यता थी, साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, ये काफी फेमस है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, आप पढ़ते होंगे, ये ग्रीस का लेटर है, ग्रीक वर्ड है, ये सब ग्रीस ये यूनान का। ये बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जो यूनान के थे, बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ है जो यूनान के थे। तो यूनान की काफी उपलब्धियां जिससे दुनिया भर में यूनान को जाना जाता है। लेकिन यूनान भी जो था वो आजाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, वो किसी देश के अंदर आता था, किसी सल्तनत के अंदर आता था, वो भी समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रवाद की भावना की लहर जागी। यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना किसने जगाई यूनान में? फ्रांस की क्रांति, जो 1789 की क्रांति है, ये इटली, जर्मनी के साथ साथ यूनान में भी राष्ट्रवाद की भावना जगाती है, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इसकी पहचान एक थी। जो धर्म आपको फ्रांस में था वही यूनान में भी था। इस वजह से यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना जो है वो जागती है। लेकिन यूनान जो है वो तुर्की शासन जिसे हम ऑटोमन शासन के नाम से जानते हैं, ऑटोमन साम्राज्य के अंदर था यूनान। तो तुर्की शासन से ये स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। कहाँ? यूनान में। ये तुर्की से आजाद होना चाहता था। इसके लिए हितेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना की गई। ओडेसा नामक स्थान पर इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था, और एक ऐसा संस्था बनाया गया था जिसका नाम है हितोरिया फिलाइक। यह संस्था कहाँ बनाया था? उस जगह का नाम है ओडेसा नामक स्थान था, यहाँ हितोरिया फिलाइक बनाया गया, जिसका एक ही उद्देश्य था कि तुर्की के शासन से यूनान को आजाद करना, तुर्की को यूनान से निकाल देना है। ये किसका उद्देश्य था? हितोरिया फिलाइक का। यूनान सारे यूरोपीय वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्धत थे। और यूनान जो था सभी अन्य यूरोपीय देश जो था उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत था। सब चाहता था कि यूनान जो है वो आजाद हो सके, आजाद हो जाए। और फाइनली 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 1832 में यूनान जो है वो तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है, और इसे ही हम कुस्तुतुनिया की संधि के नाम से जानते हैं। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो तुर्की और यूनान के बीच में। और इसी संधि के बाद जो है वो यूनान जो है वो स्वतंत्र घोषित हो गया, पूर्ण रूप से वो आजाद हो गया। इसके बाद एक और देश है हंगरी, यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना जगती है, और यहाँ भी फ्रांस का योगदान है। राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। किसका शासन था? किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का।
1848 ईस्वी की क्रांति, जो फ्रांस की 1848 की क्रांति थी, जो भूखमरी और बेरोजगारी के कारण हुआ था, उस क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई। यहाँ भी देश में आंदोलन, देश भर में आंदोलन हो गए, जिसका नेतृत्व कांग्रेस तथा फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। हंगरी में भी जो है फ्रांस की 1848 की क्रांति के प्रभाव में वहां से प्रेरित होकर पूरे देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है हंगरी के विरुद्ध। हंगरी में किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी को राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। फ्रांस में जो 1848 की क्रांति हुई थी, जिसमें लुई फिलिप का पतन हो गया था, इससे हंगरी में भी जो है राष्ट्रवाद का भावना जगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कोसित ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू कर दिया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा, और इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा। कोसित जो था, कोसित कौन था? कोसित जो था वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। ये जो कोसित है, ये ऑस्ट्रिया पे दबाव डालता है, मांग करना शुरू कर देता है, और इस मांग जो है ऑस्ट्रिया मान भी लेता है। 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार कर ली। और कोसित की जो एक मांग थी कि स्वतंत्र मंत्री परिषद चाहिए, स्वतंत्र मंत्री परिषद हंगरी को मिलना चाहिए, इस मांग को 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही शामिल किए गए, और इस स्वतंत्र मंत्री परिषद में सिर्फ हंगरी का सदस्य होगा। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सेना की स्थापना करी गई, और हंगरी में पहली बार जो प्रेस है, मीडिया है, उसको आजादी दी गई, और राष्ट्रीय सेना हंगरी की बन गई। इससे क्या हुआ कि हंगरी जो है पूर्ण रूप से ऑस्ट्रिया के अधीन नहीं रह गया, और इसकी खुद की मंत्री परिषद है, वहां हंगरी के सदस्य होगी, अपनी सेना होगी, प्रेस भी आजाद होगा। तो इस तरीका से क्या हुआ, हंगरी में भी जो है राष्ट्रवाद की भावना जगी, और ये ऑस्ट्रिया से जो है वो निकलने लगा। प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में होने लगा। बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? हंगरी की राजधानी है। बुलाने के बाद स्वीकार किए गए। इस प्रकार इन आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान किया। ठीक है, इसके बाद है लास्ट, एक और जो सेकंड लास्ट है पोलैंड। पोलैंड भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। पोलैंड में किसका शासन था? रूसी शासन था, और यहाँ भी जब राष्ट्रवाद की भावना आती तो ये भी रूस के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देता है। 1830 ईस्वी की क्रांति, अब इसमें कौन सा क्रांति है? 1830 की जुलाई क्रांति। इससे ये प्रभावित हो गया, सब फ्रांस से ही हो रहा है। कोई 1848 की क्रांति से प्रभावित हो रहा है, कोई 1830 की क्रांति से प्रभावित हो रहा है। इसका प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। पोलैंड में इसका जो है भावना तो जगा, लेकिन इसको न इंग्लैंड हेल्प करा न फ्रांस हेल्प करा। इस समय रूस ने इंग्लैंड के विद्रोह को कुचल दिया, पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। पोलैंड में जो 1830 की फ्रांस की क्रांति से जो राष्ट्रवाद की भावना जगी, पोलैंड में भी आंदोलन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका आंदोलन जो था वो रूस के खिलाफ था। रूस काफी शक्तिशाली था, और पोलैंड जो है इंग्लैंड से और फ्रांस से मदद मांगता, लेकिन दोनों ने मदद नहीं दिया। अब लास्ट में क्या होता है, रूस जो है इसकी सारी आंदोलनों को दबा देता है, कुचल देता है। पोलैंड में जो था इस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद की भावना जगी, लेकिन रूस जो है उसको कुचल देता है। इसके बाद लास्ट जो है बोहेमिया। बोहेमिया ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। यहाँ भी किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का शासन था। और बोहेमिया में हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। जो हंगरी में घटना हुआ था वहां भी ऑस्ट्रिया का शासन था, लेकिन हंगरी को आजादी मिलना शुरू हो गया, स्वतंत्रता मिलना शुरू हो गया। तो वो जो हंगरी में जो सिचुएशन बना, जो घटना हुआ, उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिला? बोहेमिया में देखने को मिला। और बोहेमिया भी जो है वो अब ऑस्ट्रिया से आजादी चाह रहा था। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति, यहाँ जो सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग थे वो चेक जाति के थे। इसके स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, और इन्होंने अपनी मांग करी कि इसकी खुद की शासन होनी चाहिए। इसको कि कौन स्वीकार कर लेता है? ऑस्ट्रिया स्वीकार कर लेता है। परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा था, जिसमें मांग करी जा रही थी, ये आंदोलन जो है वो हिंसात्मक हो जाता है, इसमें लड़ाई हो जाती है। तो इस हिंसात्मक आंदोलन के कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया, और सारे क्रांतिकारियों को दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। यहाँ आप जो है बोहेमिया में इस प्रकार होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां स्थायी न रह सके। क्रांतिकारी शुरू तो हुई, आंदोलन शुरू तो हुई, लेकिन उसके खुद की गलती, जो हिंसात्मक आंदोलन कर दिया, उस वजह से जो है उसे ये जो आजादी है वो स्थायी न रह पाई, और जो ऑस्ट्रिया जो है उसके
सारे आंदोलन को, ऑस्ट्रिया जो है उसके सारे आंदोलन को दमन कर देता है। यहाँ जाके आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इस चैप्टर में यानी यूरोप के राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा मालूम है, पीडीएफ फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो उस टेलीग्राम यानी टॉपर सिस्टम का जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लें। वीडियो कैसा रहा वो भी आप कमेंट में बता दें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे, किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट आपको वन शॉट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना। और इस तरह की और भी वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो सब भी जो है चैनल से जुड़ जाए। मिलते हैं इस तरह की और भी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।